हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPS 3 मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस राजा राम मोहन रॉय एज अ रिलीजियस रिफॉर्मर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें राजा राम मोहन रॉय के रिलीजियस रिफॉर्म्स के रोल को एक्सप्लेन करना है। हमें बताना है कि उन्होंने कैसे सोशल और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया, रैशनल और एथिकल अप्रोच को प्रमोट किया और इंडियन रेनेसांस के कॉन्टेक्स्ट में अपना योगदान दिया। आंसर। इंट्रोडक्शन। राजा राम मोहन रॉय 1772 to 1833 को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है क्योंकि उन्होंने समाज और धर्म के रिफॉर्म के लिए बहुत काम किया। उन पर वेदांता और वेस्टर्न एनलाइटनमेंट दोनों का प्रभाव था। रिलीजियस रिफॉर्मर के तौर पर उनका मेन फोकस था सुपरस्टिशंस को खत्म करना, ब्लाइंड ट्रेडिशंस को चैलेंज करना और रैशनल स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करना। उनकी सोच ने न सिर्फ धर्म को नए अंदाज में समझाया बल्कि मॉडर्न भारत के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी दिया। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड और समय का संदर्भ। उस वक्त इंडियन सोसाइटी कास्ट रूल्स, सुपरस्टिशंस, आइडल वर्शिप और सोशल इवल्स जैसे सती से बर्डन थी। ब्रिटिश के आने से नए आइडियाज आए और रॉय सबसे पहले इंडियंस में से जो ईस्ट और वेस्ट दोनों थॉट्स को मिला रहे थे। उनका एम धर्म को तोड़ना नहीं था बल्कि उसको शुद्ध करना था ताकि वो रैशनल और मोरल बेस पर खड़ा हो। 2. राजा राम मोहन रॉय की धार्मिक सोच। उनका विश्वास मोनोथियज्म पर था, एक ही परमेश्वर में। यह आइडिया उन्होंने उपनिषद से लिया। आइडल वर्शिप और मीनिंगलेस रिचुअल्स को उन्होंने धर्म का भ्रष्ट रूप माना। उन्होंने हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को रिस्पेक्ट किया और यूनिवर्सल रिलीजन की बात की जो रीजन और एथिक्स पर बेस्ड हो। उनकी किताब द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस क्रिश्चियन मॉरल वैल्यूज को अप्रिशिएट करती है लेकिन डॉगमस को रिजेक्ट करती है। 3. संस्थागत योगदान। आत्मीय सभा 1815, जिसमें रिलीजियस और सोशल इश्यूज पर ओपन डिस्कशन होता था। ब्रह्मो सभा 1828, जो बाद में ब्रह्मो समाज बना। यहाँ एक परमेश्वर की पूजा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का विरोध और रैशनल थिंकिंग प्रमोट हुई। यह इंस्टीट्यूशंस ने एक नया सोशल बेस क्रिएट किया जिसमें रिफॉर्म्स फ्लोरिश कर सके। 4. रिफॉर्मिस्ट एक्शंस और लेखन। उन्होंने एक्टिवली सती प्रथा के खिलाफ कैंपेन किया और उनके पिटिशंस और लिखाई के वजह से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती बंद कर दिया। संबाद कौमुदी बंगाली और मिरात उल अकबर पर्शियन जैसे न्यूज़पेपर्स के थ्रू उन्होंने रैशनल आइडियाज स्प्रेड किए। उपनिषद, कुरान और बाइबल के स्टडी के जरिए उन्होंने कंपैरेटिव रिलीजन अप्रोच अडॉप्ट किया। रिलीजियस टॉलरेंस और रैशनल इंटरप्रिटेशन उनकी सोच का कोर था। 5. प्रभाव और विरासत। राजा राम मोहन रॉय ने इंडियन रेनेसांस की इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन रखी। ब्रह्मो समाज ने बाद के रिफॉर्म मूवमेंट्स जैसे प्रार्थना समाज और आर्य समाज को इंस्पायर किया। उनके विचार ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन और गांधी जी जैसे लीडर्स को प्रभावित किया। रैशनलिज्म और स्पिरिचुअलिटी को मिलाकर उन्होंने दिखाया कि धर्म भी समय के साथ इवॉल्व हो सकता है। कंक्लूजन। राजा राम मोहन रॉय एक विजनरी रिफॉर्मर जिन्होंने धर्म को रीजन और एथिक्स के साथ दोबारा समझाया। उन्होंने ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया और रिलीजन को एक प्रोग्रेसिव और ह्यूमनिस्टिक रूप दिया। उनका काम मॉडर्न इंडिया के लिए एक नई सोच और सोशल रिफॉर्म्स का बेस बना। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 6, एनालाइज गांधीज थियरी ऑफ सोशल चेंज। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें महात्मा गांधी के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को समझाकर लिखना है। हमें अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, विलेज इकोनॉमी और मोरालिटी के रोल को एक्सप्लेन करना है। गांधी जी का मानना था कि सामाजिक बदलाव शांति और सदाचार के जरिए ही आता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। महात्मा गांधी का सामाजिक परिवर्तन का विचार मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में एक अनोखा योगदान है। गांधी जी के लिए समाज में बदलाव लाने की शक्ति मोरल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से आती है, न कि हिंसा से। उनका मॉडल सत्य, अहिंसा और स्वदेशी पर बेस्ड था।
गांधी कहते थे कि अगर व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन लाए तो समाज और देश भी बदल सकता है। उनके विचार इंडियन ट्रेडिशन से जुड़े थे, लेकिन उनका रेलेवेंस दुनिया भर में है। मेन बॉडी। 1. एथिकल फाउंडेशन ऑफ सोशल चेंज। गांधी के लिए असली परिवर्तन हमेशा मोरालिटी और सत्य पर आधारित होना चाहिए। अहिंसा का मतलब सिर्फ हिंसा से दूर रहना नहीं था, बल्कि सभी के लिए प्रेम और दया रखना था। गांधी मानते थे कि हिंसा से नए अन्याय पैदा होते हैं, जबकि अहिंसा समाधान और स्थायी शांति लाती है। एग्जाम्पल, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और डंडी मार्च ने दिखाया कि मोरल फोर्स फिजिकल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग है। 2. सत्याग्रह एज मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। गांधी का सबसे बड़ा योगदान था सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का मतलब है इनजस्टिस के खिलाफ बिना हिंसा के लड़ना और सत्य के लिए दुख सहना। इस तरीके से अप्रेस्ड लोग अपने आप को भी सुधार सकते हैं और अप्रेसर को भी बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, चंपारण सत्याग्रह 1917 ने दिखाया कि किसान बिना हिंसा के अपने अधिकार हासिल कर सकते हैं। 3. कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम और समाज सुधार। गांधी मानते थे कि सिर्फ विरोध करके नहीं, बल्कि नए सामाजिक मॉडल बनाकर ही असली परिवर्तन होता है। उनके कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में शामिल था खड़ी और विलेज इंडस्ट्रीज का प्रमोशन, अनटचेबिलिटी खत्म करना और हरिजन की अपलिफ्टमेंट, नई तालीम, बेसिक एजुकेशन, रूरल रिकंस्ट्रक्शन और विलेज सेल्फ रिलायंस। एग्जाम्पल, खड़ी स्पिनिंग का कैंपेन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। 4. स्पिरिचुअलिटी और सोशल चेंज का इंटीग्रेशन। गांधी के लिए सोशल चेंज एक स्पिरिचुअल प्रक्रिया भी थी। सत्य उनके लिए अल्टीमेट रियलिटी थी और सामाजिक एक्शन उसी से गाइडेड होना चाहिए। गांधी मानते थे कि सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस से समाज करप्ट और एक्सप्लॉयटेटिव बन जाता है। उनका विचार था सर्वोदय, यानी सबका कल्याण। एग्जाम्पल, टॉल्स्टॉय और रस्किन से प्रभावित होकर गांधी जी ने सिंप्लिसिटी, डिग्निटी ऑफ लेबर और कलेक्टिव गुड को अपना मॉडल बनाया। कंक्लूजन। अंत में, गांधी का सोशल चेंज का मॉडल अहिंसा, सत्य, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम और मोरल सुधार पर बेस्ड था। उन्होंने हिंसा वाले रेवोल्यूशंस को रिजेक्ट करके एक शांति और समाज सुधार का रास्ता दिखाया। उनके विचार सिर्फ इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं, बल्कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे लीडर्स को भी इंस्पायर किया। गांधी जी ने साबित किया कि असली सामाजिक बदलाव एथिकल और इंक्लूसिव होना चाहिए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Discuss Dr. Ram Manohar Lohiya's theory of history. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हिस्ट्री के विचार समझने हैं। हमें बताना है कि उनका दृष्टिकोण मार्क्सिस्ट थियरी से कैसा अलग था, कैसे उन्होंने कास्ट, जेंडर, रेस और क्लास को साथ लेकर एक साइक्लिकल हिस्ट्री का मॉडल दिया। आंसर। इंट्रोडक्शन। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक सोशलिस्ट थिंकर, नेता और फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को एनरिच किया। उनकी थियरी ऑफ हिस्ट्री खास इसलिए है क्योंकि उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी फैक्टर्स को एक साथ समझाया। मार्क्सिस्ट्स की तरह सिर्फ इकोनॉमी पर फोकस करने के बजाय लोहिया ने कास्ट, जेंडर, रेस और कॉलोनियलिज्म को भी इक्वली इंपॉर्टेंट माना। उनके विचार एक सामाजिक न्याय और इक्वालिटी वाले समाज की तरफ रास्ता दिखाते हैं। मेन बॉडी। 1. लोहिया का दृष्टिकोण। हिस्ट्री साइक्लिकल है। लोहिया के हिसाब से हिस्ट्री एक स्ट्रेट लाइन में प्रोग्रेस नहीं करती, बल्कि साइकिल्स में चलती है। हर समाज कभी इक्वालिटी की तरफ बढ़ता है और कभी इनइक्वालिटी की तरफ लौट जाता है। जैसे फ्यूडल समाज से डेमोक्रेसी आई, लेकिन नए तरीके की इनइक्वालिटी वापस आ गई। यह साइकिल दिखाता है कि न्याय और समानता के लिए संघर्ष लगातार चलना पड़ता है। 2. एक्सप्लॉयटेशन के मल्टीपल एक्सेस। मार्क्स ने ज्यादा फोकस क्लास पर किया, लेकिन लोहिया ने कहा कि एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ क्लास के बेसिस पर नहीं होता। इंडिया में कास्ट ऑपरेशन क्लास ऑपरेशन जितना हाई इंपॉर्टेंट है। साथ ही उन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी और विमेन सबऑर्डिनेशन को भी हिस्ट्री का पार्ट माना। इसलिए उनका थियरी एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच देता है। 3. इकोनॉमिक और सोशल फोर्सेस की रोल। लोहिया अग्री करते थे कि इकोनॉमी हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उनका मानना था कि कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक कल्चरल और नेशनल अवेकनिंग भी थी। इसलिए हिस्ट्री को समझने के लिए दोनों मटेरियल और मोरल फोर्सेस को कंसिडर करना जरूरी है।
4. व्हील ऑफ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। लोहिया ने व्हील ऑफ हिस्ट्री का आइडिया दिया जिसमें 4 व्हील्स है: कास्ट, जेंडर, रेस और क्लास। ये चारों फोर्सेस एक साथ घूमते हैं और हिस्ट्री में इनइक्वालिटीज और रेवोल्यूशंस क्रिएट करते हैं। जैसे कास्ट और क्लास के अप्रेस्ड ग्रुप्स जब उठेंगे तो एक सोशल रेवोल्यूशन होगा। लोहिया कहते थे कि हिस्ट्री को समझने के लिए इन 4 व्हील्स को एक साथ स्टडी करना होगा। 5. रेलेवेंस और क्रिटिकल एनालिसिस। लोहिया के आइडियाज आज के जमाने में इंटरसेक्शनलिटी के कॉन्सेप्ट जैसा लगते हैं, जहां कास्ट, क्लास, रेस और जेंडर एक साथ एनालाइज किए जाते हैं। उनका थियरी मार्क्सिस्ट थियरी को चैलेंज करता है जो सिर्फ इकोनॉमिक एंगल से हिस्ट्री को देखता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि लोहिया का थियरी सिस्टमैटिक नहीं है और बहुत ब्रॉड है, लेकिन उनका कास्ट और जेंडर पर फोकस इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत रेलेवेंट है। कंक्लूजन: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की थियरी ऑफ हिस्ट्री एक होलिस्टिक और यूनिक दृष्टिकोण है। उन्होंने हिस्ट्री को सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि कास्ट, क्लास, जेंडर और रेस के थ्रू समझाया। उनकी साइक्लिकल अप्रोच बताती है कि इक्वालिटी के लिए संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। आज भी उनके आइडियाज एक इंक्लूसिव और जस्ट समाज बनाने में गाइड करते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Why did the Marxist theory not develop in India? Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि मार्क्सिस्ट थियरी इंडिया में स्ट्रांग क्यों डेवलप नहीं हुई। हमें सोशल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल रीजंस बताने हैं, जैसे कास्ट, कॉलोनियल रूल और इंडियन लीडरशिप के वजह से मार्क्सिज्म इंडिया में वीक रहा। आंसर: इंट्रोडक्शन। मार्क्सिस्ट थियरी कार्ल मार्क्स के आइडियाज पर बेस्ड है, जिसमें क्लास स्ट्रगल, मटेरियलिज्म और वर्कर्स का रोल कैपिटलिज्म को खत्म करने में हाईलाइट होता है। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मार्क्सिज्म उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया जितना यूरोप में था। इसका रीजन है हमारे सोसाइटी का अलग स्ट्रक्चर, कॉलोनियल सिचुएशन और कास्ट सिस्टम। आज हम डिटेल में देखेंगे कि मार्क्सिज्म इंडिया में क्यों डेवलप नहीं हुआ। मेन बॉडी। 1. कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट और नेशनलिस्ट प्रायोरिटीज। जब मार्क्सिज्म डेवलप हो रहा था तब इंडिया कॉलोनियल रूल में था। लोगों का मेन फोकस था फ्रीडम स्ट्रगल, ना कि क्लास स्ट्रगल। नेशनलिज्म एक यूनाइटिंग फोर्स बन गया, जबकि मार्क्सिज्म इंटरनेशनलिज्म की बात करता था, जो लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाया। एग्जाम्पल: गांधी जी ने यूनिटी और अहिंसा पे जोर दिया, इस वजह से क्लास डिवीजन पे ध्यान कम गया। 2. कास्ट सिस्टम और सोशल हायरार्कीज। इंडियन सोसाइटी कास्ट और रिलीजन में डिवाइडेड थी, ना कि सिर्फ क्लास में। मार्क्सिस्ट थियरी के हिसाब से 2 क्लासेस होती है, बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट, लेकिन इंडिया में कास्ट ज्यादा डोमिनेंट थी। इसी वजह से वर्कर्स एक यूनाइटेड क्लास नहीं बन पाए। एग्जाम्पल: डैलेट मूवमेंट्स मार्क्सिस्ट मूवमेंट से अलग रहे क्योंकि मार्क्सिज्म कास्ट ऑपरेशन को पूरा एड्रेस नहीं करता था। 3. अग्रेरियन इकोनॉमी और वीक इंडस्ट्रियल प्रोलेटेरिएट। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से एक बड़ा वर्किंग क्लास बना, जिसने मार्क्सिज्म को सपोर्ट किया। इंडिया मोस्टली अग्रेरियन सोसाइटी था, जहां स्मॉल पेजेंट्स और लैंडलेस लेबर ज्यादा थे। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास छोटा और स्कैटर्ड था, इसलिए एक यूनाइटेड प्रोलेटेरियन मूवमेंट बनाना मुश्किल हो गया। एग्जाम्पल: तेभगा पेजेंट मूवमेंट बंगाल में हुआ, पर वो लोकलाइज्ड था और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को नेशनल लेवल तक नहीं ले जा पाया। 4. इंडिजिनस थिंकर्स और ऑल्टरनेटिव मूवमेंट्स। गांधी, नेहरू और अंबेडकर जैसे लीडर्स ने अपनी अलग आइडियोलॉजी दी। गांधी जी का फोकस था अहिंसा, विलेज इकोनॉमी और मोरल वैल्यूज। नेहरू ने सोशलिज्म को डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क के साथ अडॉप्ट किया, जो लोगों को मार्क्सिज्म से ज्यादा एक्सेप्टेबल लगा। अंबेडकर ने कास्ट एक्सप्लॉयटेशन पे जोर दिया, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर कम एड्रेस होता था। 5. कॉलोनियल सप्रेशन और लेफ्ट मूवमेंट का फ्रैगमेंटेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट्स को हार्ड सप्रेशन किया। कई लीडर्स जेल गए, ऑर्गेनाइजेशंस बैन कर दिए गए। कम्युनिस्ट मूवमेंट खुद भी डिवाइडेड हो गया सीपीआई, सीपीआईएम और नक्सलाइट ग्रुप्स में, जो उनकी स्ट्रेंथ को कम कर गया। 6. कल्चरल और रिलीजियस ट्रेडिशंस। मार्क्सिज्म रिलीजन को एक अल्यूजन मानता था, लेकिन इंडिया में रिलीजन लोगों के डेली लाइफ का को पार्ट था। जब मार्क्सिस्ट्स ने रिलीजन को रिजेक्ट किया तो मासेस उनसे एलियनेट हो गए। नेशनलिस्ट लीडर्स ने रिलीजन और कल्चर को पॉजिटिव तरीके से उस करके लोगों को मोबिलाइज किया। कंक्लूजन:
तो कंक्लूजन ये है कि मार्क्सिस्ट थियरी इंडिया के सोशल और हिस्टोरिकल रियलिटीज के साथ फिट नहीं हो पाए। कास्ट, अग्रेरियन इकोनॉमी, कॉलोनियल रूल और इंडिजिनस आइडियोलॉजीज की वजह से मार्क्सिज्म काफी लिमिटेड रहा। हाँ, उसका इन्फ्लुएंस कुछ मूवमेंट्स और इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में दिखा, लेकिन इंडियन पॉलिटिकल थॉट ने एक यूनिक रास्ता निकला, नेशनलिज्म, सोशल रिफॉर्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।